इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, अब इस टॉपिक में हम ईएमआई के फॉर्मूलोज को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है बी डॉट एस। एस है यहाँ पे आपका सरफेस एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बैठता है आपका बी एस कॉस थीटा। अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of force crossing a surface is known as magnetic flux linked with that surface। ठीक है, यहां पर भी ये सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह इस बार है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रखेंगे तो थीटा 0 होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वैसे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस से तो थीटा 0 है, और थीटा 0 है तो कॉस 0 मैक्सिमम है, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है बी एस। ठीक है, एन टर्न्स के लिए फ्लक्स बन जाता है आपका एन बी एस। आगे चलते हैं। फ्लक्स की यूनिट है वेबर। अब यूनिट पे ध्यान देना, क्योंकि यूनिट से कई बारी हमें न्यूमेरिकल समझने में मदद मिलती है। अब एक वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल है। अब ध्यान देना, अभी बताया मैंने फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ध्यान देना यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसे बी से दिखाया जाता है उसकी यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर यहां से आएगी। ठीक है, और 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 की पावर -4 गॉस के। ठीक है, ये सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, गॉस में खाली जी आता है। आगे चलते हैं। सॉरी, अब बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो किसी कॉइल के अराउंड, तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर, फैराडे के 2 लॉ है, मैं पहले बता दूं। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी सर्किट से लिंक होता हुआ, ईएमएफ इंड्यूस इन दैट कॉइल, दिस इंड्यूस ईएमएफ परसिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज इज मेंटेन। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वो
प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस करंट। ठीक, एक बात। अच्छा, अब वो चेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर वो चेंज कांस्टेंट होता है, अगर चेंज रुक जाए यानी कि कांस्टेंट हो जाए, तो इंड्यूस करंट धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस चेंज का होते रहना, बरकरार रहना चाहिए, जरूरी है। ये तो फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और नेगेटिव साइन कौन समझाता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि अगर आप कोई चेंज लाते हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज करेगा। देखते कैसे? जैसे एक सीधा साधा सा केस लेते हैं हम। मान लो ये एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ इस कॉइल के अंदर जा रहा है, तो ये कॉइल के अंदर जाने नहीं देगा और यहां बना देगा साउथ, ओ सॉरी नॉर्थ। ठीक है, तो ये किसको रिपेल कर रहा है? ये रिपेल करेगा मैग्नेट के मोशन को, मैग्नेट को नहीं, क्योंकि जब यही कॉइल बाहर आ रहा होगा तो ये यहां साउथ बना देगा। तो बेसिकली ये मैग्नेट को रिपेल नहीं कर रहा, अब तो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखता है कि मैग्नेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अंदर जा रहा है तो नॉर्थ बना देगा, बाहर जा रहा है तो साउथ बना देगा। फिर उसको आप बोल सकते हो कि इस कॉइल के अंदर दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट और इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस, अगर मैं एक कॉइल लूं, ठीक है, जिसमें यहां बैटरी लगी हो, और उसके साइड में एक कॉइल रख दूं जिसमें यहां गैल्वेनोमीटर लगा हो। अगर इस कॉइल को मैं इसके नजदीक लेके जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे यहां पर ये डायरेक्शन है, ये, तो उसमें डायरेक्शन होगी ये। और अगर दूर लेके जाऊं तो अगर इस कॉइल को मैं दूर लेके जाऊं तो डायरेक्शन सेम होगी गैल्वेनोमीटर में। ये लो, ठीक है, ये एक केस हो गया। तीसरा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इररेगुलर फिगर रखूं और उसका एरिया बढ़ाऊं, एरिया इंक्रीज करूं, ठीक है, तो एरिया इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी करंट से। अब करंट कैसे पता चलेगा? आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, डॉट का मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब अब आपको राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ये क्या निकल कर आई? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी?
क्लॉकवाइज। ठीक, इसका उल्टा हो तो, यानी कि फिर से हमने मैग्नेटिक फील्ड ली, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार एरिया पहले ज्यादा था और बाद में कम हो गया। एरिया डिक्रीज, अगर एरिया डिक्रीज करा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी करंट की डायरेक्शन से। करंट की डायरेक्शन क्या थी, वही राइट हैंड थंब रूल से, क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रखते हैं। अब क्या होगा, अब मान लो मैंने केस लिया कि ये एक फिगर इनवर्ड आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, तो जो इसका एरिया पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। और अगर कोई फिगर बाहर जा रही है तो डिक्रीज करता जाएगा। इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी करंट से, और इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी करंट से। अब पहले करंट की डायरेक्शन निकालो। क्रॉस का मतलब इनवर्ट, और अगर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो डायरेक्शन क्या बैठती है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, करंट की। तो इंड्यूस करंट की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इस स्क्वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, लेकिन ये तो बाहर जा रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई फिगर अंदर से अंदर ही घूम रही है, इसका मतलब उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहां पर इंड्यूस करंट जीरो होगा। समझे, बात को समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब बारी आती है स्विच ऑन ऑफ की। एक करंट कैरिंग कॉइल का अगर स्विच ऑन करो या स्विच ऑफ करो, ऑफ करने से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है, ऑन करने से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू करंट की डायरेक्शन, ऑफ करने से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है सेम टू करंट की डायरेक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर बातें क्या समझ में आई हमारे को, अगर हम जीरो से मैक्स जाते हैं, एरिया इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं, और स्विच ऑन करते हैं, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है करंट से, अप्लाइड करंट से। और अगर हम मैक्स से जीरो जाते हैं, एरिया डिक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करते हैं, या स्विच ऑफ करते हैं, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम हो जाती है करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, ये सारी बातों से हमें ये समझ में आया। अच्छा, एक चीज और, अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया, करंट कांस्टेंट है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इंड्यूस करंट जीरो होगा।
ठीक है। अगर थीटा 90 है जिसकी वजह से कॉस 90 बन जाता है, जिससे फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, तो भी इंड्यूस करंट ज़ीरो होगा। जैसे केस आता है ये, अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा इंड्यूस करंट इस कॉइल में, तो आप बोलोगे ज़ीरो। ठीक है, चलो, तो ये तो थी बात लेंज लॉ की। तो यहां से हमारे पास एक ईएमएफ निकल के आया -d∅dt, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, और n टर्न्स के लिए -N∅dt। खत्म कहानी। ईएमएफ आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। इसके बाद बारी आती है करंट की, इंड्यूस करंट। तो हम पहले से जानते हैं कि इंड्यूस करंट है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी कि -d∅dt डिवाइड बाय R। ठीक है, अब बारी आती है मोशनल ईएमएफ की। अब मोशनल ईएमएफ क्या है? अगर किसी कॉइल का कोई हिस्सा मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो एक कॉइल रखी है और इसका ये पार्ट मूवेबल है, ये कॉइल का हिस्सा, ठीक है, और ये मूव कर रहा है ऐसे। मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये मूव कर रहा है dx। इसकी खुद की लेंथ है l, तो यहाँ पर ये एरिया dA बढ़ जाएगा, और मैंने कहा था एरिया इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर यहाँ, और फोर्स यहाँ लग रही है इससे, अगर एरिया डिक्रीज कर जाता तो डायरेक्शन सेम होती। वो तो हुई बात डायरेक्शन की, लेकिन ईएमएफ पैदा कितना होगा? तो हम कहेंगे ईएमएफ पैदा होगा d∅dt, और फाई कितना होगा? बी ए। एरिया कितना है उसको देखो, एरिया है L इंटू डी एक्स, और dx/dt क्या बन जाएगा आपका? वेलोसिटी। तो ये आपका ईएमएफ बनेगा BLV। ठीक है, लेकिन अगर यही कॉइल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूम रही होती तो भी तो चेंज आता, ऐसे, ये वो कॉइल होती और यूं घूम रही होती एक सर्कल में, तो तो यहाँ एंगुलर चेंज आता। तो यहाँ पर जो ईएमएफ बनता वो क्या बनता? ईएमएफ बनता BV/dr इंटीग्रेशन सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक। अब V को मैं लिख सकता हूँ ω/r, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में, ठीक है, जब एनालॉग बताया था। तो ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका? B ω/r का इंटीग्रेशन dr के रिस्पेक्ट में 0 से लेके r तक। एक मिनट को, r ω लेना चाहिए था। r ω, ठीक है, ईएमएफ ठीक है, B ठीक है, ओमेगा ठीक है, r का इंटीग्रेशन आएगा r²/2 0 से लेके r तक। तो ईएमएफ क्या निकला यहाँ से? हाफ B ω/r², और ओमेगा यहाँ पे है आपका 2π/t या 2π न्यू, एक फुल साइकिल के लिए।
ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की होती है या तो खाली पर सेकेंड या हर्ट्ज या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, पर सेकेंड के साथ साथ कभी कभी रिवॉल्यूशन पर मिनट भी मिल जाता है, उसको आप 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, ये जो ईएमएफ निकल के आता है आपका बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, इसको अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एरिया। ठीक है। और ओमेगा को खोल दे, मत खोलो, ओमेगा को खोलो, खाली मल्टीप्लाई मत करो, 2 पाई न्यू में, तो पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ईएमएफ का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बी फ्रीक्वेंसी, एक टू यहाँ पे भी था, 2 से गया 2 और पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला आता है बी फ्रीक्वेंसी एरिया, ये इक्वल है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के ही। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती है आपकी एडी करंट की। सबसे पहले एडी करंट इंड्यूस करंट ही है, तो उसका फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है। तो एडी करंट इंड्यूस करंट ही है, इसका फॉर्मूला है ई बाय आर, यानी कि माइनस डी फाइव बाय डी टी बाय आर। ये बल्क में प्रोड्यूस होता है। एडी करंट आर बेसिकली द करंट इंड्यूस इन अ बॉडी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बात तो ये वही हो गई, लेकिन ये एक बल्कि बॉडी में पैदा होता है, मतलब बड़ी चीज में पैदा होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये कोसेंट्रिक होता है। ये ऐसे, ठीक है। तीस अब जैसे लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट घटता है, वैसे ही हम अगर इसके कोर को ऐसे बना दे, इसे स्लॉटेड बोलते हैं। ठीक है। तो स्लॉटेड कोर में लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ इंक्रीज कर जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, तो इंड्यूस करंट डिक्रीज कर जाता है, यानी कि इसमें एडी करंट डिक्रीज कर जाएगा। एडी करंट खुद पैदा होता है। एडी करंट दूसरी चीज हीट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हीट का भी पीछे हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो उससे एडी करंट जिस ऑब्जेक्ट में पैदा होगा उसको गर्म कर देगा, हीटअप कर देगा। ठीक है। उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस तरीके से स्लॉटेड कोर बनाते हैं, इसे बोलते हैं स्लॉटेड कोर। ठीक है। लेंस लॉ को ओबे करता है ये, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को ओबे करता है, फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे तो बेस करता ही है ये, यानी कि इंड्यूस करंट है ये। एडी करंट को लेमिनेटेड कोर बना के भी कम किया जा सकता है। मान लो एक आपने, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम इसके बल्क को लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड का मतलब उसके बीच में इस तरीके से लेमिनेशन डाल देते हैं जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट तो आपका आगे जाता है, लेकिन करंट का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बरकरार रहता है, करंट इफेक्ट कम हो जाता है।
ठीक है। देखो एडी करंट किस किस काम आता है? पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, दूसरा इंडक्शन फर्नेस, तीसरा इलेक्ट्रिक ब्रेक और चौथा स्पीडोमीटर। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है? गैल्वेनोमीटर में देखो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग, ये इस तरीके से आपकी वेव्स आती, लेकिन अगर इसको कोई रोके यानी कि रेजिस्टेंस का काम करे तो ये वेव्स छोटी होती चली जाएंगी और डैम्प कर जाएंगी, इसे डैम्पिंग कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जब हमें रीडिंग देता है तो वो इस तरीके से रीडिंग देता है, ऐसे। तो हम रीडिंग लेंगे कैसे? तो अगर यहाँ पर कोई उसको भेज रहा है तो एडी करंट उसको अपोज करके यहाँ पर उस पॉइंटर को रोक देगा और हम रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाना, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, हम किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को स्पेसिमेन को जो अपने अंदर करंट प्रोड्यूस होने दे यानी कि मेटेलिक होना चाहिए, उसको हम गर्म कर सकते हैं एडी करंट की मदद से। अभी मैंने बताया था एडी करंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। ऐसे इलेक्ट्रिक ब्रेक और स्पीडोमीटर में भी ये काम आता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सेल्फ इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टर की। देखो अब अगर हम बात करें इंडक्शन की तो पहले सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन जिसे हम एल से दिखाते हैं, ये एक करंट कैरिंग कॉइल कह लो, आप इसको सोलेनॉइड कह लो, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है म्यू नॉट एन आई, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन पैदा होगा, यानी कि अगर मैं चेंज करूंगा फ्लक्स तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स आपका करंट पे डिपेंड करेगा। तो आप कहोगे फ्लक्स और करंट के बीच का जो रिलेशन है उसमें कांस्टेंट क्या आएगा, ये है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और यहां से सेल्फ इंडक्शन का पहला फॉर्मूला मिला हमें phi/I, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम की रिस्पेक्ट में तो एक और फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, वो है ये क्यों किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये होता है ईएमएफ, तो ये बन गया माइनस di/dt। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला रख देते हैं म्यू नॉट एन आई, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का एक और फॉर्मूला आता है, वो है L इक्वल्स टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ठीक है। अब कोई कहे कि भैया मैं इसको स्मॉल एन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो जरा ध्यान दो, अभी पीछे हमने लिखा था L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर को अगर मैं एन मल्टीप्लाई में एन लिखूं, ठीक है, एरिया डिवाइड बाय एल। अब मल्टीप्लाई करो लेंथ से और इसको भी डिवाइड कर दो लेंथ से, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया एल। अब मैंने ये दोनों फॉर्मूले क्यों दिखाया आपको, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलता है फॉर्मूला। अब फिर बच्चे कहते हैं भैया यहाँ से तो दिख रहा है कि जो आपका सेल्फ इंडक्शन है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ से देखो तो इनवर्सली। तो वो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, वो छोटा है, वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की, उसके स्क्वायर की वजह से वो एल यानी कि लेंथ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे सेल्फ इंडक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू नॉट के, यानी कि मीडियम के। अगर कोई रॉड इंसर्ट कर दे
सोलेनोइड के, तो उससे सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक। और किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। अब नंबर ऑफ टर्न्स के है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के भी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को हम देखेंगे। एरिया के, हाँ जी एरिया के भी है, लेकिन लेंथ के इनवर्सली है। वो लेंथ ऊपर कैसे आया है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वजह से, ठीक है। रेडियस भी बोल सकते हो आप, रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस डबल करा तो उससे स्क्वायर के हिसाब से चलेगा आपका सेल्फ इंडक्शन। अब बारी आती है म्यूचुअल इंडक्शन की। जरा म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले देखो। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच में होता है, एक कॉइल के बीच में नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे फाई 2 की, तो वो करंट I1 से पैदा होगा। तो फाई 2 जो है वो इक्वल होगा MI1 के। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या आ जाएगा आपका? फाई 2 बाय I1। फिर वो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? ये, यानी कि EMF आएगा -MdI1/dt, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को लगाने के बाद क्या आएगा आपका? म्यू नॉट N1 N2, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर हो गया था, एरिया पर यूनिट लेंथ, या म्यू नॉट N1 N2 स्मॉल n1 n2 एरिया L। समझो इन फॉर्मूलों को, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ L, तो कॉम्बिनेशन ऑफ L में आपका फॉर्मूला आता है पहला, अगर दो इंडक्टर जिनका इंडक्शन L1 और L2 है एक दूसरे से म्यूचुअली रखे जाए, जिनमें म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो, तो नया जो सेल्फ इंडक्शन आएगा वो आएगा L1 प्लस L2। लेकिन अगर म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, तो जो नया सेल्फ इंडक्शन आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये डिपेंड करता है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। अब प्लस साइन तब आएगा जब दोनों कॉइल एक ही डायरेक्शन में वाइंड की गई हो। और अगर अपोजिट सेंस में वाइंड की गई होंगी तो आपका माइनस का साइन आएगा। जैसे मान लो ये है, ये और ये, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन जुड़ेगा और यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन घटेगा, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। अगर दो सेल्फ इंडक्टर्स को, यहां पर जो हमने सेल्फ इंडक्टर जोड़े थे वो सीरीज में थे, अगर पैरेलल जोड़ा जाए तो यहां लिख लो इन सीरीज। सेकंड केस में इन पैरेलल, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की, तो वो आती है आपकी U इज इक्वल्स टू हाफ LI², ठीक है। देखो भाई, EMF क्या होता है? LdI/dt। वर्क डन क्या होता है? EMF इंटू DQ चार्ज, तो LdI/dt इंटू DQ। अब
डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। इंटीग्रेट करने पर आपका वर्क डन क्या आएगा? एल आई स्क्वायर बाय 2, और वर्क डन ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ हमने लगभग इस चैप्टर की सारी बातें कर ली हैं। कोई और फॉर्मूला हो तो ध्यान दे लो। एक सेट और आता है, एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, जिसमें सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, करंट ईएमएफ अपॉन में आर, अब यहां पर आप बोल सकते हो उसको बी एल वी बाय आर। ठीक है, याद रखना आपका ईएमएफ नेगेटिव था इसलिए करंट भी नेगेटिव है। आगे फिर आता है फोर्स, फोर्स है बिल, बिल की वैल्यू रखूं अगर मैं करंट की तो आएगी बी एल वी अपॉन में आर, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर नेगेटिव का। ठीक है, फिर आता है पावर, पावर जो होता है फोर्स इंटू वी, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर के साथ में। अब यहां से ध्यान देना, पावर क्या बन गया आपका? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब नेगेटिव साइन का स्क्वायर हो गया, इसलिए आपकी पावर पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 में रखते हैं। इसके बाद अब कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। एक और है कपलिंग फैक्टर। ये कपलिंग फैक्टर लगता है म्यूचुअल इंडक्शन में, m इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, जनरली ये इस k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है, वैसे 1 ही लेते हैं आपके न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये डिपेंड करती है इस बात पे, अगर ये इस तरीके से कॉइल एक दूसरे पर हो तो k की वैल्यू 1, यानी कि थीटा हो 0 या 360, और अगर k की वैल्यू इस तरीके से देखी जाए, यानी कि थीटा हो 180, तो होगी 0। यानी कि ये k डिपेंड करता है आपकी कॉइल के ओरिएंटेशन पे, यानी किस तरीके से वो एक दूसरे पे वाइंड की गई है, वाइंडिंग पे। ठीक है, एक एसी जनरेटर का और फॉर्मूला बनता है, वो देख लो वो क्या है। एसी जनरेटर में हम ईएमएफ को निकालते हैं कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मूला बनता है आपका नवाब साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और इस तरीके की साइनोसाइडल वेव बनती है एसी। ये है पॉजिटिव ई नॉट, ये है नेगेटिव ई नॉट। ठीक है, और ये साइन की वैल्यू वेरी कर रही है। इसको थीटा से देख सकते हो आप या टाइम से। थीटा से 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। अब जहाँ 360 आया वहाँ टाइम पीरियड पूरा टी आएगा,
180 पे T/2, 90 पे T/4, 270 पे 3/4T और 0 डिग्री पे 0। ठीक है। इसी तरीके से आप आई को भी दिखा सकते हो। आप आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद के सारे फॉर्मूले अब आपके एसी में लगने लगेंगे। बाकी और कोई फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एनर्जी बता दी मैंने आपको, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर एल की वैल्यू रखो आप म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और करंट की रख दो बी म्यू नॉट एन, तो वहां से एक वैल्यू और आती है एनर्जी डेंसिटी की। हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये आपको मैं इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ये वॉल्यूम होता है बेटा, ये डिवाइड मत समझ लेना इसको, ये वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, यानी कि छोटा यू हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी थी, हाफ 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं और ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट